नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है, आर्टिकल है, उसको डिस्कस करना है। और साथ ही साथ में अगर आवाज़ सही नहीं आए तो ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार की देन होती है। पॉल्यूशन हद से ज़्यादा है, बाहर जाओ तो पॉल्यूशन है, घर में रहो तो भूकंप है, स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ से देखिए क्या है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिफ़िकल्ट टू प्रेस फॉर ह्यूमन कोटा बिफोर लोकसभा पोल। देखिए लोकसभा में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है कहाँ कहाँ पर, तो लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी जगहों पर लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसमें जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उससे संबंधित चीज़ को लेकर कुछ लोग गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने वहाँ पर पिटीशन डाला कि इसको आपने आगे वाले 2026 के लिए जो परिसीमन है या फिर अगले जनगणना के बाद क्यों रखा है, अभी ही क्यों ना लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी हम इसको लागू करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है और फिर से अगला लिस्ट दे दिया है कि 22 नवंबर को फिर से हम सुनवाई करते हैं, आप आइए फिर से तैयारी करके। तो देखिए इस पर सुनवाई होने दीजिए। चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है और उसको मीडिया पूरी कोशिश कर रही है कि हम छुपा दें, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं। 82 करोड़ 82 करोड़ आधे से ज़्यादा भारतीयों का डेटा लीक हो गया है। ये क्या है भाई? तो कोरोना काल में जो ICMR को डेटा दिया गया था, संभावना जो जताई जा रही है, डार्क वेब पर बेचा गया है 82 करोड़ भारतीयों का डेटा। 82 करोड़ जब मैं कह रहा हूँ तो देश की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है। इनका डेटा, यानी डेटा का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझिए कि आपके नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद से आपकी फ़ोटो, ये सब कुछ लीक हुआ है 82 करोड़ लोगों का। और किसके हाथ लगेगा कोई नहीं जानता है। इसका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है कोई नहीं जानता है। लेकिन स्कैम बढ़ जाएंगे, बैंक में चोरी चकारी बढ़ जाएगी, आपके ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ जाएगा इन चीज़ों से, अगर किसी गलत आदमी के हाथ वो डेटा लगता है तो। इसी को समझते हैं कि कहाँ पर ये क्या डेटा लीक हुआ है। थोड़ा सा देखिए इस न्यूज़ को ज़रा ध्यानपूर्वक। भारत के करीब 82 करोड़ लोगों का डेटा हुआ है लीक, और हैकर्स ने आखिर क्या चुराया है इसके बारे में देखिए। भारत के डेटा जो है ये डार्क वेब क्या होता है? जो आप लोग फेसबुक, यूट्यूब और गूगल यूज़ करते हो, ये वेब का ऊपरी सतह होता है। अगर ये वेब है तो ये इसका ऊपरी सतह होता है। जो बैंक खाते वगैरह होते हैं वो इसके ठीक नीचे के सतह होते हैं, ओके, क्योंकि वहाँ तक सभी की पहुँच नहीं होती है। यूट्यूब पर कोई भी एक्सेस कर सकता है, गूगल कोई भी एक्सेस कर सकता है, बैंक खाते आप केवल एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ा सा उससे डीप जाता है, और क्लाउड वगैरह भी यहीं पर आता है। इससे नीचे जब आप जाएंगे तो ये डार्क वेब का इलाका कहलाता है। और 90% से ज़्यादा वेब का कंटेंट जो है वो यहीं पर है, डार्क वेब में है, जो अनएक्सेसिबल होता है। मतलब आप उसको सर्च इंजन के थ्रू गूगल पर सर्च करके डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए अलग तरीके का ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट तो कनेक्टेड रहता ही, आप ब्राउज करते हैं कुछ भी इंटरनेट पर। जैसे गूगल क्रोम आपका एक ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम वगैरह ये क्या हो गया? ब्राउज़र हो गया। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक अलग तरीके का ब्राउज़र चाहिए होता है जिसको ओनियन ट्रॉड कहते हैं। ओनियन, प्याज वाला ही ओनियन ट्रॉड ब्राउज़र होता है, उसी के थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना कतई खतरा से खाली नहीं होता है, सही जगह नहीं होती है। वैसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, जो भी आप दुनिया का सोच सकते हो हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होती है। तो चलिए डार्क वेब वगैरह की चीज़ें अलग हैं, वहीं पर डार्क वेब पर ही भारतीयों का डेटा बेचा गया है। डिजिटल दुनिया में कई सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन बहुत सारा खतरा भी रहता है। 82 करोड़ लोगों का हैकर्स ने सारा डेटा हैक किया और उसे चुराया है। इसे सबसे बड़ा डेटा ब्रीच कहा जा रहा है। आज़ाद भारत का, आधुनिक भारत का, आज तक का, डिजिटल वाला इंडिया का, मोदी जी वाला इंडिया का, डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है ये। सबसे बड़ा क्या है? भारतीयों के साथ धोखाधड़ी हुई है। हमारे 82 करोड़ भारतीयों का डेटा किसी के हाथ में लगा है। समझ सकते हैं आप वो क्या क्या कर सकता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस फर्म टी सिक्योरिटी ने इस बात का खुलासा किया है। अमेरिका की एक सिक्योरिटी फर्म है, उसने इसका खुलासा किया, भारत में किसी ने नहीं किया था खुलासा। ये खबर तो आपको लगी गई होगी, लेकिन आपको बता दें हैकर्स ने आखिर कौन सा डेटा चुराया है। दरअसल हैकर्स ने डार्क वेब के जरिए भारतीय लोगों के डेटा को टारगेट किया, करोड़ों लोगों की जानकारी चुराई है। आपका कौन सा डेटा? तो रिपोर्ट के मुताबिक करीब 82 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ, जिसमें आधार कार्ड डिटेल, पासपोर्ट डिटेल, उम्र जैसी जानकारियाँ शामिल हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव जानकारी होती है किसी के जीवन की। वो सब चीज़ें हर जगह आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो यूज करते हो ना,
अब जो पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ होगा वही तो आपने बैंक में भी यूज़ किया होगा, हो सकता है वही तो आप सब जगह यूज़ करते हो, और डेट ऑफ बर्थ से कई सारे जगहों पर एक्सेस भी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हैकर्स ने आपका सारा निजी जानकारी चुराई है। कहा जा रहा है कि ये डेटा कोरोना से जुड़ा भी हो सकता है, ICMR का हो सकता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, कोरोना के दौरान इसके पास भारी भरकम मात्रा में डेटा आए थे, और वही डेटा उम्मीद जताई जा रही, आशंका जताई जा रही कि वही डेटा जो है वो लीक हो गया है। ओके, डेटा लीक होने से क्या खतरा हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। आपकी निजी जानकारी लेकर कोई लाखों का चूना लगा सकता है। स्कैमर आपके सिम की दूसरी कॉपी बनाकर फ्रॉड कर सकते हैं। आपके सिम का कॉपी बना लेगा वो, और उस कॉपी में क्या होगा, जो भी मैसेज या कॉल आपके फ़ोन पर आ रहे हैं वो उसके फ़ोन पर आएगा, और OTP भी आ सकता है। अब आप समझ सकते हैं, इसे सिम स्वैपिंग कहा जाता है। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड, UPI ऐप से भी ठगी हो सकती है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए आपको तमाम तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। सारी सावधानी केवल और केवल जनता को बरतनी चाहिए। सरकारों की कोई ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना तो सावधानी होती है। कोई इसको लेकर ना तो जवाब दे रहा है कि क्यों हुआ है डेटा लीक, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 82 करोड़ लोगों का अगर डेटा लीक हुआ है तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जिम्मेवार भी होगा ना कोई। बस आप जानता हैं तो आप सावधानी बरतिए। सावधानी बरतना ही आपके हाथों में है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है भूकंप। इसको डिटेल में समझते हैं। कल रात में नेपाल के कुछ एरियो में भूकंप आए हैं। 6.4 से भी ज़्यादा का रिएक्टर स्केल पर था उसकी तीव्रता, और उसके कारण से उत्तर भारत के लगभग में सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसी चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं डिटेल में कि क्या है भाई, ये क्यों इतने ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। अब तो रूटीन हो गया, महीने में एक भूकंप का झटका नहीं खाया तो लगता है कि लाइफ में कुछ छूट रहा है। इसी तरह की चीज़ें हो गई हैं। इन कारणों, इसका कारण क्या हो सकता है, देखिए ज़रा ध्यान से। मैं आपको पूरा डिटेल में आज भूकंप का टॉपिक समझाऊंगा। दरअसल होता क्या है ना, इस तरह के टॉपिक से ज्योग्राफी में आपका मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, PT में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। भूकंप मुझे भी पता है आपको आता होगा, लेकिन अभी मैं आपको बोल दूं कि लॉन्ग फॉर्मेट में इसका आंसर लिखिए ज़रा, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो बिहार में अभी तक का सबसे बड़ा डेंगू का आउटब्रेक हुआ है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेंगू फैल रहा है, बिल्कुल मतलब महामारी के स्तर तक डेंगू पहुँच गया है। खासतौर से शहरी इलाकों में, जो बिहार के शहरी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा तबाही है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में तबाही कम है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार इन झटकों का प्रमुख कारण भारतीय और यूरेशियन प्लेट के महाद्वीपीय टकराव है। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा जो हिमालयन भूकंप के लिए प्रमुख कारक होते हैं। दरअसल में है क्या ना, 40 से 50 मिलीमीटर की दर से जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इस प्लेट के नीचे निक्षेपण हो रहा है। मतलब कि धीरे धीरे यूरेशियाई प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट जा रहा है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था, और उससे क्या हो रहा है, हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर फॉल्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर प्लेट विवर्तनी कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण से किस रीजन से सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? उत्तर बिहार में। प्लेट टेक्टोनिक उत्तर भारत में किसके कारण से आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। अफगानिस्तान में तो प्लेट टेक्टोनिक, इसको ध्यान में रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक। ओके, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें कि यूरेशिया के नीचे भारत के उत्तर की ओर धकेलने बढ़ने से कई भूकंप उत्पन्न होते हैं, और इसके कारण से क्या होता है, फलस्वरूप यह क्षेत्र इसके पृथ्वी पर भूकंप के रूप से सबसे अधिक खतरनाक बनाता है। पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा भूकंप वाले एरिया हैं उसे वलित पर्वत के किनारे वाले एरिया ही सारे के सारे आपको दिखेंगे मैक्सिमम। जहाँ जहाँ पर वलित पर्वत है, वलित पर्वत का क्या तात्पर्य होता है, तो दो प्लेटों के टकराने से जो बना हुआ पर्वत होता है, दरअसल वो वलित पर्वत होता है सामान्य तौर पर मैं कह रहा हूँ। और उसका उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है? हिमालय हो सकता है, रॉकीज हो सकता है, एंडीज हो सकता है। ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, और यह इन सभी जगहों पर भूकंप की मात्रा अधिक देखी जाती है। जैसे भारत में अगर आप आएंगे तो भारत में भी हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटों का टकराव हो रहा है। कौन कौन से प्लेट? तो एक भारतीय प्लेट और एक यूरेशियाई प्लेट। उत्तर वाला जो यूरेशियाई प्लेट है वो, और भारतीय प्लेट जो नीचे से आई है मेडागास्कर के पास से, इन दोनों का टकराव हो रहा है। यहाँ पर मैं समझाऊंगा आगे, चिंता मत कीजिए, मैप से भी समझाऊंगा। हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ सबसे भयानक भूकंप देखे जाते हैं। 1934 में 8.1 तीव्रता, यह आज तक का सबसे विनाशकारी भूकंप था। इसमें बिहार में लगभग में विनाश ही हो गया था, लगभग में सब कुछ। 1934 में 8.1 की तीव्रता हाईएस्ट है ये। 8.1 की तीव्रता से भूकंप आना, आप समझ सकते हैं, पृथ्वी कांपती हुई दिखेगी आपको। कांगड़ा में वर्ष 1905 में 7.5 की, कांगड़ा हिमाचल में। उत्तर तीव्रता का कश्मीर में 2005 में 6 तीव्रता का भूकंप आप इसका उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। और 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था 7 की तीव्रता की, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मची थी 2015 में, आपको याद होगा।
भूकंप का क्या है भाई, साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, जब आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप अलग अलग चीज़ें लिख देते हैं। इसी तरीके के डेफिनेशन आपको लिखना होता है, क्योंकि ज्योग्राफी है, इसमें जो चीज़ है उसका डेफिनेशन एक फिक्स होता है, उसको उसी भाषा में लिखना होता है। ओके, यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऐसे 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 तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऐसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, है ना। अगला क्या है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है, जो कौन कौन सी होती हैं, पी, एस और एल वेव अलग अलग होती हैं, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती। इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे भूकंप को नापा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके नीचे का स्थान, इसको कहा जाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। और पृथ्वी की सतह के ऊपर, जो ठीक इसके ऊपर जहां पर सबसे पहली बार भूकंप का झटका महसूस होगा, यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, एपिक सेंटर। एपिक सेंटर, एपिक सेंटर। ओके, अधिकेंद्र कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा गया था पीटी में। भूकंप के प्रकार, फॉल्ट जोन वाले भूकंप होते हैं, विवर्तनिकी भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी कारण से भूकंप होते हैं, मानव प्रेरित भूकंप भी होते हैं। मानव भी भूकंप का कारण बन सकता है। पूछिए कैसे, जहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं ना, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये नदी बह रही है, इस पर हमने घेर कर यहाँ पर बड़ा सा डैम बना दिया। अब सारे पानी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, सारे पानी यहाँ पर इकट्ठा, और पानी क्या करती है ना, अपने नीचे के चट्टानों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है। इसके कारण से चट्टानों टूटते हैं धीरे धीरे, और उनसे भूकंप उत्पन्न होता है। यानी डैम के समीप भी भूकंप का खतरा बन सकता है। इसके अलावा क्या है, मान लीजिए कहीं पर परमाणु परीक्षण किया गया है, परमाणु परीक्षण किया गया है, तो उसके कारण भयानक भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। परमाणु मूवी अगर आपने देखी होगी, जो भारत में जो आपका ब्लास्ट किया गया था, परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय आपने देखा होगा कि उसमें भूकंप दिखाया गया, काफ़ी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो आप इसको मानव निर्मित कारण से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भूकंप की घटनाओं को या तो कंपन की तीव्रता या तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। देखिए, परिमाण पैमाने पर रिएक्टर पैमाने के रूप में जाना जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण को निरपेक्ष संख्या 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है, और 10 हाईएस्ट हो जाएगा। उतना भूकंप तो आ ही नहीं सकता है, ऐसा उम्मीद जताते हैं कुछ लोग। वैसे चीन में एक बार बोलते हैं कि 9 तीव्रता की भूकंप आई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और भारत में भी आ चुकी है। 1934 का भूकंप हमेशा ही याद किया जाता है, किस लिए, तो 8 तीव्रता की वो भूकंप थी। 8 तीव्रता बहुत ही अधिक होती है। और तीव्रता से भी ज़्यादा पता है क्या होता है, मान लीजिए 5 ही तीव्रता की भूकंप आई, लेकिन अगर वो अधिक देर तक रह रही है तो वो फिर ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। तीव्रता के पैमाने का नाम इटली की भूकंप वैज्ञानी मार्केली के नाम पर रखा गया है। तीव्रता का पैमाना घटना के कारण होने वाली दृश्य क्षति को ध्यान में रखा जाता है। तीव्रता पैमाने की सीमा 1 से 12 रखा गया है। तीव्रता के पैमाने की सीमा 1 से 12 रखा गया है। और परिमाण को कहाँ से रखा गया है, तो 0 से 10 के स्केल पर ही रखा गया है। भूकंप के वितरण पर आते हैं, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, और इसका मैप भी आपको बनाना होता है। एक बार मैप दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ। ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये है क्या, तो पूरे दुनिया का भूकंप का मैप है। कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो दिखाया गया है। देखिए ये क्या है, ये है आपका प्रशांत महासागर। ये एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है। ओके, अब मैं चिन्ह लगाता जाऊँगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक अलग प्लेट है। ओके, ये भी एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, और बीच में क्या है ये, तो बीच में है ये प्रशांत महासागर का प्लेट। ये प्लेट देखिए किससे किससे टकरा रहा है, 1 2 3 4, इन सभी से चारों तरफ में टकरा रहा है ये प्लेट। इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से प्रशांत महासागर के चारों ओर के इलाकों को अग्नि मेखला कहा जाता है। जैसे लग रहा है कि आग लगा हुआ है पूरे इस चारों तरफ में। यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप, दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी ज्वालामुखी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप याद कीजिए, यहाँ से ये पूरा इलाका इंडोनेशिया, फिलीपींस से लेकर ये जापान सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वाला देश में से एक है। उसके बाद से ये पूरा उत्तर का इलाका, फिर नॉर्थ अमेरिका का जो आपका पश्चिमी भाग है वो सबसे ज़्यादा भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र है। यहीं पर रॉकीज पर्वत आपको दिखता है। फिर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर एंडीज पर्वत आपको दिखता है। एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी सबसे ज़्यादा भूकंप का क्षेत्र है। तो ये एक क्षेत्र हो गया दुनिया में सबसे तीव्र भूकंप वाला। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना भाई, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखना। देखिए ये शाखा आगे बढ़ रही है, और यही शाखा आगे विस्तारित होकर ऐसे आ जाती है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये क्या है, ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में आता है। यहीं पर है अपना छोटा सा भारत का उत्तरी का मैदान, जो हिमालय के कारण से ये काफ़ी बड़ा फॉल्ट लाइन क्रिएट करता है यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक के घटनाओं के कारण, और इस एरिया में सबसे तीव्र भूकंप देखे जाते हैं।
सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर आएगा, 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 और इस एरिया में सबसे तीव्र भूकंप देखे जाते हैं। इसके अलावा तुर्की में भी भूकंप आया था, यहाँ पर भी 2-3 प्लेटें मिल रही हैं, और उसके अलावा कुछ गौन प्लेटें भी हैं। गौन प्लेट का मतलब क्या होता है? 7 बड़ी बड़ी प्लेट हैं पूरी दुनिया में, ओके, प्लेट टेक्टोनिक में। लेकिन उसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं जिनके टकराने से भी क्या बनता है? तो भूकंप की घटनाएं देखी जाती हैं। तो इसके कारण से पूरे दुनिया भर में आपको भूकंप दिखता होगा। और अभी भारत का भी मैप दिखाऊंगा मैं। भारत का मैप जरा गौर से देखिएगा। भारत का मैप देखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए भारत का मैप। भारत में भूकंप को मुख्य रूप से कौन कौन से जोन में बांटा गया है? तो जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। जोन 1 नहीं होता है क्योंकि वो महसूस नहीं किए जा सकते, बहुत ही निम्न तरह के होते हैं। देखिए कौन कौन सा इलाका सेफ होता है। ये जो इलाका है एमपी और राजस्थान और गुजरात का इलाका, इसमें भूकंप नहीं के बराबर में आते हैं। ये जो दक्षिण भारत का दक्कन का प्लेट का इलाका और ये सब आपको इलाका दिखेगा, इसमें भूकंप नहीं देखे जाते हैं। बाकी जैसे गुजरात का कच्छ का एरिया, यहाँ पर आपको पूरा हिमालय में दिखेगा, जैसे कितना आग लगा हुआ है, लाल लाल दिखेगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट भूकंप के जोन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके अलावा देखिए बिहार का, उत्तरी बिहार का इलाका है, यहाँ पर ही भूकंप जोन 5 का मतलब होता है कि सबसे हाई पैरामीटर के यहाँ पर भूकंप आ सकता है, सबसे हाई, ओके। उसके बाद क्या होता है? उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये हल्का सा दिल्ली की तरफ भी आ रहा है। इसीलिए जब भी यहाँ पर भूकंप आता है तो ये पूरा एरिया कांपता है। अफगानिस्तान में भी भूकंप आता है तो ये पूरा एरिया कांपता है एक जैसे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में भूकंप का कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र है। जोन 3 के अंदर देख सकते हैं, जोन 4 के अंदर भी देख सकते हैं, जोन 2 में भी दिख सकता है, आपको अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। तो इस मैप को ज़रा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। भले ही आप बना पाएँ ना पाएँ, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ऐसे मैप बनाकर, भारत का मैप बनाकर बहुत ख़राब बनाया, इसको तो हटा ही देना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि किस एरिया में कितना भूकंप है, और पूछा जाता है तो मैप बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं अब क्या है भाई, भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ पर है। देखिए क्या है, साधारण शब्दों में भूकंप वगैरह तो पढ़ा दिया। भूकंप का वितरण ये रहा। परिप्रशांत मतलब कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ विश्व की सबसे बड़ी भूकंप की पेटी है, और प्रशांत महासागर किनारे पाई जाती है, जहां हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों के लगभग 81% आते हैं। 81% कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर के आस पड़ोस में। इसको रिंग ऑफ फायर या अग्नि मेखला भी कहा जाता है, ओके। यह पेटी विवर्तनिकी प्लेटों की सीमाओं पर मौजूद है। अभी मैंने दिखाया कितने सारी प्लेटें हैं उसके चारों तरफ, ओके, जहां अधिकतर समुद्री कास्ट की प्लेटें दूसरी प्लेटों के नीचे आ जा रही हैं। इसका कारण है इनका सबडक्शन जोन में भूकंप प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर टूटना। आपने पढ़ा होगा विस्थापन, क्या कहा जाता है ज्योग्राफी में उसको? विस्थापन। इसका क्या तात्पर्य होता है इसका मतलब कि भाई महासागरीय प्लेट का टकराव हो रहा है। महासागरीय और जो आपका महाद्वीपीय प्लेट होता है, क्या उनके बीच में टकराव हो रहा है? क्या 2 महाद्वीप के प्लेट टकरा रहे हैं? तो इसी से क्या बनता है, अलग अलग दुनिया में अलग अलग भूकंप के जोन बने हुए हैं। जैसे प्रशांत महासागर का प्लेट और उत्तरी अमेरिका का प्लेट, तो इसमें प्रशांत महासागर का प्लेट कौन सा है? तो महासागरीय प्लेट है। जो प्लेट तुलनात्मक रूप से भारी और पतले होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि महासागरीय प्लेट जो होते हैं, प्लेट विवर्तनिकी में, प्लेट का मतलब साधारण रूप से समझिएगा कि जो दुर्बल मंडल है, 1 मिनट में लेता हूँ, फिर से थोड़ा सा डीप जाता हूँ। ये है भूपृष्ठ, आपका भूपृष्ठ है। इसके नीचे ऊपरी मंडल का ऊपरी भाग क्या है वो? तो वो दुर्बल मंडल कहा जाता है उसको। दुर्बल मंडल क्या है? लिक्विड के फॉर्मेट में है। तो इसके ऊपर भूपटल जो है आपका वो तैर रहा होता है। भूपटल में 7 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं जो बड़े बड़े हैं। कौन कौन सा है? एक है भारतीय प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, एक उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, एक दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है, एक अफ्रीका का प्लेट है, एक यूरेशियाई प्लेट है, और दोनों ध्रुव वाले भी प्लेट आते हैं शायद। तो ये 7 बड़े बड़े प्लेट हैं जो दुर्बल मंडल के ऊपर में तैर रहा है, और यही तैरते तैरते एक दूसरे से जब टकराते हैं तो क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। अब इससे ज़्यादा बेसिक में क्या ही जाऊँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य महाद्वीपीय प्लेट, अल्पाइन हिमालयी बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, यूरोप से सुमात्रा तक। कहाँ से? यूरोप से सुमात्रा तक। अभी मैंने दिखाया था आपको, यूरोप से लेकर इंडोनेशिया तक आ रहा था भारत होते हुए। हिमालय भूमध्य सागरीय अटलांटिक में फैली हुई है, और इसके कारण से भी बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप देखे जाते हैं। इस बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े भूकंप का लगभग 17% भूकंप आते हैं, जिसमें से कुछ सबसे विनाशकारी भी शामिल हैं। मध्य अटलांटिक कटक, तीसरा प्रमुख बेल्ट जलमग्न मध्य अटलांटिक रिज है। रिज वह क्षेत्र होता है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग विस्तृत होती हैं। मध्य अटलांटिक रिज का अधिकांश भाग गहरे पानी के भीतर है, मानव हस्तक्षेप से बिल्कुल दूर है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो? मध्य अटलांटिक कटक ही है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। मध्य अटलांटिक कटक शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव तक आती है। अटलांटिक महासागर में जमीन के समुद्र के भीतर में पर्वत की श्रृंखला है पूरी की पूरी।
पर्वत की श्रृंखला है, सही सुन रहे हैं। दुनिया के सबसे लंबी पर्वत की श्रृंखला कहाँ पर है? तो पानी के भीतर में है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। ये तो हो गया भारत भूकंप के खतरों को देख लेते हैं। तकनीकी रूप से सक्रिय वलित हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनीय झटनों के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों मैंने बता दिया। पहले भूकंप क्षेत्र को भूकंप की गंभीरता के संबंध 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले 2 क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया है। BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करते हुए एक आधिकारिक एजेंसी भी है BIS, जो ये जारी करती है। सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। भूकंपीय जोन 2, इसमें क्या है, मामूली क्षति वाले होते हैं ये जगह। और भूकंपीय जोन 3, ये मध्यम क्षति वाले जगह होते हैं। 4 जो होते हैं ये अधिक क्षति वाले होते हैं, और 5 होता है ये सबसे ज़्यादा क्षति वाला इलाका होता है। और इस क्षेत्र में 7 तीव्रता से अधिक के भूकंप देखे जाते हैं। 7 तीव्रता से अधिक के भूकंप आ सकते हैं इस क्षेत्र में। ओके, अगला है टॉपिक डेंगू से। बिहार में डेंगू का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है कि उससे निपटने के लिए बिहार सरकार को थोड़ा सा अधिक मशक्क़त करना पड़ रहा है। तो डेंगू किस कारण से होता है और कौन से मच्छर के द्वारा संचार होता है, इससे निपटने का तरीका क्या होता है, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और डेंगू एक स्वसीमित ज्वार संबंधी बीमारी है जिसके लक्षण हल्के से लेकर अत्यंत गंभीर तक हो सकते हैं। और जब भी किसी बीमारी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं उसको किस प्रकार से लिखना होता है? सबसे पहले उसका क्या है वो परिचय दीजिए कि क्या है वो, उसके बाद उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद उसके वाहक कौन कौन से हैं, उसके बाद से क्या आता है कि भाई उसका उपचार क्या है, उपचार कौन से स्तर पर। उपचार पहला स्तर होता है कि सरकार क्या क्या उपचार करे। दूसरा क्या होता है, सामाजिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या उपचार कर सकते हैं। किसी भी आंसर राइटिंग जब करते हैं ना, किसमें, तो बीमारी कोरोना संबंधित, डेंगू संबंधी या जीका वायरस संबंधी। आज एक जीका वायरस का भी टॉपिक है क्योंकि फिर से उसका आउटब्रेक हुआ है, द हिंदू में न्यूज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा उसको भी पढ़ा दिया जाए। तो आज यही सब टॉपिक हैं सारे के सारे आप लोगों से जुड़े हुए। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ये फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का। जब भी कोई बीमारी से चीज़ें पूछी जाती हैं तो सबसे पहले क्या है वो, ओके, फिर उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके बाद से क्या है उसका वाहक कौन होता है भाई, है ना। उसके बाद से उसका उपचार क्या हो सकता है। उपचार में भी 2 तरीके के उपचार होते हैं। एक होता है जो गवर्नमेंट आपको करके देती है, जैसे टीका हो गया वगैरह वगैरह। एक होता है कि घरेलू स्तर पर क्या क्या उपचार कर सकते हैं। इसी चीज़ से संबंधित चीज़ों को आपको लिखना होता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, यानी कि ये हाई ट्रॉपिक वाले रीजन में नहीं देखे जाएंगे। मतलब कि जो उच्च वाले कटिबंध में जाएंगे आप, जैसे 45 डिग्री से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको डेंगू और इन सब चीज़ों की समस्या कम दिखेगी, है ना। जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेविवाइरस के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों के कई जीनस एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी के द्वारा होता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, पीटी में भी पूछा जाता है ये। यह मच्छर चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है। एक ही मच्छर जुड़े हुए 2 रोग आज हम पढ़ेंगे, ओके। चिकनगुनिया और जीका भी फैलाता है और डेंगू भी। ये सब कौन फैलाता है? तो यही एजीड एजिप्टी जो मच्छर है यही करता है, ओके। डेंगू की सीरोटाइप। डेंगू को उत्पन्न करने वाले 4 अलग अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप सूक्ष्म जीवों के एक प्रजाति के भीतर अलग अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती है। DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, ये सब इसके सीरोटाइप होते हैं। लक्षण क्या होता है? तो वही तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, हड्डी जोड़ मांसपेशियों में तेज दर्द, यही सब इसके लक्षण होते हैं। और पटना में तो स्थिति बताया जा रहा है कि बुरा हो गया है थोड़ा सा। डेंगू के वैक्सीन का क्या है? 2019 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेंगू की वैक्सीन CYD-TDV, ये डेंगू का वैक्सीन या डेंगवैक्सिया अनुमोदित की गई थी। तो डेंगवैक्सिया जरूर ध्यान में रखिएगा। डेंगवैक्सिया अब ध्यान में रहेगा, डेंगू तो डेंगवैक्सिया, ओके। ये क्या है? तो ये डेंगू का वैक्सीन है जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन थी। अमेरिका में इसको मंजूरी भी मिल गई थी। डेंगवैक्सिया मूल रूप से जीवित व दुर्बल डेंगू वायरस है जिसका खुराक 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों को दी जाती है जिनमें पूर्व में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है तथा जो संक्रमित क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में जिनको पहले डेंगू हुआ है और पूर्व में पुष्टि हो चुकी है और ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर डेंगू की संभावना रहती है, तो उनको दिया जाता है ये चीज़। और देखिए, भले ही इसको ट्रॉपिकल बीमारी कहा जाए कि भाई उष्णकटिबंध का बीमारी है, ये है वो है, लेकिन इसका कहर तो अमेरिका में भी देखा है और तभी तो वहाँ वैक्सीन वगैरह बने हैं। और कुछ ना कुछ तो सभी जगहों पर ही होती है, जहाँ पर भी पानी होगा, गंदगी होगा, वहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठा हो सकती हैं, ओके। हाँ, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा ज़रूर होता है, ओके।
भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल के साइंस के शोधकर्ताओं ने भारत, अफ्रीका एवं अमेरिका के 9 अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के लिए भारत का पहला और एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित किया है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने भी काम किया है। चूहों पर प्रारंभिक परीक्षण के दौरान इस उम्मीदवार वैक्सीन ने एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की और बीमारी के संपर्क में आने के बाद जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। इसके कारण से तो भारत ने भी कोशिश की है, लेकिन अभी भी वैश्विक लेवल पर भारत का वैक्सीन को स्वीकृति नहीं मिली है। अमेरिका ने एक बनाया जरूर है, लेकिन मूल रूप से क्या है कि डेंगू जैसी बीमारियां अगर थोड़ा सा क्योर ज़्यादा किया जाए तो ठीक हो जाता है ये। ओके, बच के रहना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है। डीएनए वैक्सीन क्या होता है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पीटी में यहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है। ओके, डीएनए वैक्सीन एक प्रकार का वैक्सीन है जो डीएनए की एक सूक्ष्म भाग का उपयोग करती है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए वायरस या जीवाणु जैसे रोगजनक से एक विशिष्ट एंटीजन, एक अणु जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, के लिए कोड करता है। तो ये डीएनए वैक्सीन होता है। मान लीजिए कोई संक्रमित चीज़ है, कोई वायरस है, उसका डीएनए का वो हिस्सा हमने निकाल लिया जो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो उसको लेकर हमने क्या किया, वैक्सीन बनाकर लोगों के अंदर डाल दिया। तो उसका शरीर जो है, उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करेगा, उस बीमारी को पहचानेगा, उस बीमारी का शरीर में एंटीडोट बनाकर रख लेगा। उससे क्या होता है, तो जब भी वो बीमारी आपके शरीर पर प्रवेश करेगी तो उसका एंटीडोट पहले से ही तैयार है और वो क्या होगा, तो कारगर बीमारी शरीर पर नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से डीएनए वैक्सीन को बनाया जाता है। डीएनए को सीधे शरीर के कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है, जहां यह कोशिकाओं को एंटीजन का उत्पादन करने का निर्देश देता है। वही कि इस डीएनए को हम क्या करते हैं, तो शरीर में डाल देते हैं वैक्सीन के फॉर्मेट में, और शरीर जैसे ही इसको देखता है तो क्या करता है, उसको लगता है कि कोई बीमारी आ रही है और वो शरीर को तैयार कर देता है, एंटीजन बना के रख देता है शरीर में। तो जैसे ही आपको कोरोना होगा या डेंगू होगा तो वो जो शरीर में आपका पहले से ही एंटीजन मौजूद है वो क्या करेगा, तो उसको अटैक करेगा और उसको समाप्त कर देगा। ओके, और ये जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी होते हैं, ये आर्मी के जैसे, पुलिस के जैसे पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। जहाँ पर भी कुछ खतरा दिखता है वहीं पर ये अटैक करते हैं। आप कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, इनके वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे कि किस प्रकार से काम करता है ये। ओके, डीएनए वैक्सीन पढ़ा दिया मैंने और ये भी बता दिया। डीएनए वैक्सीन तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है और जी-कोविड-डी दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 की वैक्सीन है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगला न्यूज़ जो था पेपर में वो था ये कि जो एलन मस्क हैं, आपको पता ही है 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा एआई पर समिट कहाँ पर चल रहा है, अभी ब्रिटेन में चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से टॉपिक सवाल पूछा जाएगा ना पूछा जाएगा, इससे ज़रूर पूछा जाएगा। इसको कंक्लूड होने दीजिए, मतलब समाप्त होने दीजिए, उसके बाद इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा बयान है जिसको आपको आंसर राइटिंग में यूज़ करना पड़ेगा, तो आप कीजिएगा। क्या है वो, तो देखिए क्या लिखा है, वी विटनेस द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव फोर्स इन हिस्ट्री। ये किसने बोला है, तो किसी सामान्य इंसान ने नहीं बोला है, उसने बोला है जो दिन भर एआई से जुड़ी हुई चीज़ों में काम करता है, उसने बोला है एआई टू रिप्लेस ऑल जॉब्स। एलन मस्क टेल पीएम सुनक। पीएम सुनक से बातचीत कर रहे थे इसी समिट में, कौन, तो एलन मस्क। और इन्होंने क्या बोला कि आने वाले समय में एआई जो है सभी जॉब को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य के जीवन बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम कौन करेगा, तो एआई ही करेगा। मनुष्य क्या करेगा, बैठकर, तो बैठकर टीवी देखेगा, फुटबॉल क्रिकेट देखेगा, कल तो क्रिकेट है। तो ये किसने बोला है, तो ये बोला है एलन मस्क ने। तो आपको मैं क्या बोलूँगा, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आप आंसर राइटिंग के लिए इसको रखा कीजिए और इनके बयानों को जहाँ पर पक्ष और विपक्ष लिखना होता है वहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं। ओके, और तो इसमें कुछ था नहीं अभी। अगला जो न्यूज़ है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, तो वही है कि 5 कर्नाटका विलेज कम अंडर सर्विलेंस आफ्टर जीका वायरस आउटब्रेक। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बीमारियों का आउटब्रेक हो रहा है। फिर से आउटब्रेक हुआ है किसका, तो जीका वायरस का। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। और कभी आपने सोचा है कि ये सब बीमारियों का आउटब्रेक उत्तर भारत में क्यों नहीं होता है? उत्तर भारत, यूपी, बिहार, इनमें इसका आउटब्रेक क्यों नहीं इतना बड़े स्तर पर, जितने बड़े स्तर पर आपको केरल में दिखता है, कर्नाटक में दिखता है, इन सभी जगहों पर दिखता है? कभी सोचिएगा, कोई रीज़न मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। देखिए तो जीका वायरस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हर साल ही ये चर्चा में रहता है और पीटी में ही पूछ लिया जाएगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। और वही कारण है, सेम कारण है, एडीज एजिप्टी मच्छर। अब देखते हैं कि वो मच्छर क्या है भाई, ऐसा तोप है क्या कोई कि इतना तबाही मचा कर रखता है? देखते हैं क्या है। देखिए क्या है ये कि जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है, जिसे पहली बार वर्ष 1974 में युगांडा में, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, युगांडा। यूपीएससी ने जब आपका एक इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में,
तो वहाँ पर पूछ लिया था सवाल पीटी में कि किस देश में हुआ है, और ये भी पूछा था कि क्या उष्णकटिबंध में होता है या शीतोष्ण कटिबंध में। तो युगांडा तो आपको उष्णकटिबंध में ही आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बंदरों में पहचाना गया था, किस जीव में, तो बंदरों में। इसे बाद में 1952 में युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया मनुष्य में पहचाना गया। कब? 1952 में मनुष्य में पहली बार कब पहचाना गया, तो 1952 ईस्वी में युगांडा और संयुक्त गणराज्य जो तंजानिया है उसमें इसको पहचाना गया था। JVD मुख्य रूप से एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। यही वह मच्छर है जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वार होता है, जिसका वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में यौन संपर्क, रक्त व रक्त उत्पादों के आधान या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है। देखिएगा, ये इसके लक्षण जो फैलने का है ना, इस पर विशेष रूप से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इस तरह से पूछा गया था सवाल कि निम्न में से कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो यौन संबंध से फैलता है, तो उसमें इन चीज़ों का नाम आ सकता है। ओके, तो इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। लक्षण क्या है? इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, वही बुखार, शरीर में दर्द और वगैरह और मांसपेशी जोर, अस्थिरता, सिर दर्द, यही सब होता है। आगे देखिए, गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण के कारण शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफेली, सामान्य सिर के आकार से छोटा सिर। अब ये कितना ज़्यादा विकृत कर सकता है। जो सामान्य रूप से सिर का आकार होता है उससे छोटा सिर, वो अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है, जिसे जन्मजात जीका सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। अब यही टर्मिनोलॉजी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपके लिए कठिन हो जाएगा एग्जाम में। तो जन्मजात जीका सिंड्रोम का तात्पर्य क्या होता है कि भ्रूण जो था वही क्या हो गया, संक्रमित हो गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है, तो जन्मजात जीका सिंड्रोम के साथ वो पैदा हो रहा है, जिसमें सिर छोटा हो जाता है सामान्य तौर पर। उपचार क्या होता है? जीका के लिए कोई टीका या दवा तो अभी उपलब्ध नहीं है। इससे निपटने के लिए शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करके बुखार, सिर दर्द से निजात पाने के लिए रिहाइड्रेशन व एंटी एसिटामिनोफेन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आई डोंट नो ये क्या होता है। संबंधित सरकारी और कार्यक्रम पहल क्या चला है? देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए पहल चलाए हैं क्योंकि इसका आउटब्रेक होता ही रहता है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड डिजीज निगरानी कार्यक्रम जो है, इसको लेकर भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं व सूचना संचार प्रौद्योगिकी के समन्वय के साथ प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रिया टीम के माध्यम से प्रारंभिक विकसित चरण में प्रकोप का पता लगाने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने या महामारी संभावित रोगों को नियंत्रित करने के लिए विकेंद्रीकृत, मतलब कि डिसेंट्रलाइज, जो आपका कोई भी रोग होता है वो फैलता है तो उसको निगरानी के लिए एक टीम है जो त्वरित रूप से रिस्पॉन्स करती है, त्वरित रूप से उसका उपचार ढूंढने की कोशिश करती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भारत में 6 वेक्टर जनित रोग अर्थात मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक, फलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया के रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में 6 बीमारियों को चिन्हित किया गया जो वेक्टर जनित होते हैं और उन सभी को एक साथ उपचारित करने की भी कोशिश की जाती है, उसके लिए काम करती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहल है जिसका उद्देश्य माइक्रोसेफेली, जन्म दोषों की निगरानी हेतु प्रणाली की निगरानी करना है। इसके लिए भी ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर था, जिसमें डेंगू के बारे में, जीका वायरस के बारे में, भूकंप के बारे में, डेटा लीक के बारे में, AI के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और डेंगू जो था ये आपके बिहार स्पेशल में भी आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसको सही से पढ़िएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीज़ें आजकल जो BPSC का पैटर्न है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा राज्य में चर्चा में रहता है या जिसके कारण प्रकोप है, उस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उस पर आंसर राइटिंग या उसके कोई और पहलू हो तो वो भी कर लीजिएगा। कुछ अपनी तरफ से भी उपचार सोचिएगा कि क्या उपचार हो सकते हैं। मैंने आपको सारे सरकारी उपचार बताए हैं, आपने खुद के स्तर से क्या उपचार कर सकते हैं, या कोई ऑफिसर बनेंगे तो आप अपने ज़िले में या अपने क्षेत्र में कौन से उपचार को लागू कर सकते हैं सामान्य तौर पर अपने द्वारा, उसको ज़रूर सोचिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने शब्दों में। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है, 1 मिनट सुनिएगा, मौलिक उपचार। ओके, जैसे कल जो मैंने सवाल दिया था एयर पॉल्यूशन वाला, मैंने कल सवाल दिया था लिखने के लिए कि भाई एयर पॉल्यूशन का क्या है और किस प्रकार से उसको उपचारित किया जा सकता है। सब ने वही समाधान लिखे हैं कि सरकार ये कर रही, वो कर रही। वो तो सरकारी उपचार है यार, थोड़ा सा अपना दिमाग में लगाना चाहिए और खुद से लिखिए ना, 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट खुद से सोचिए क्या उपचार हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपको किताब का सहारा लेना पड़ेगा क्या? सोचिए आप कहीं पर पोस्टेड और आपको बोला गया कि अपने एरिया में एयर पॉल्यूशन को कम करना है, उपचारों को लागू करो, या हमें सलाह दोगे कौन कौन से उपचार को लागू कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा क्या, कौन कौन से उपचार हो सकते हैं। सोचिए ज़रा, अपने स्तर से लिखिए। पराली वराली तो है ही भाई, पराली के लिए भी क्या उपचार है? लोगों ने लिखा कि पराली के लिए सरकार ने बोला है कि पराली मत जलाओ वगैरह वगैरह। क्या उपचार क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा। तो ये सोचना आपका काम है, सोचिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक थे जिसको मैंने बताया है आपको, और थैंक यू आप सभी का।